Hello dear student, welcome back once again to your own YouTube channel NIOS Vision Point। और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपकी केमिस्ट्री मेंटर कीर्ति मैम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक इम्पॉर्टेंट सेशन जो हमारा चल रहा था मॉड्यूल 2। तो हम मॉड्यूल 2 का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर, और आज है लेक्चर 3 की बारी। तो इससे पहले कि लेक्चर आप ज़रूर उसको देखिएगा सो दैट आप ये जो लेक्चर है इसको और अच्छे और बेहतर ढंग से समझ पाओ और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा और बेहतर प्रदर्शन कर पाओ। ठीक है, तो मेन जो चीज़ है आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं वो समझ लेते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो कॉन्सेप्ट था इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कॉन्सेप्ट आज का हमारा सेशन ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि हमने लास्ट टर्न पे पढ़ा था। क्या हमने पढ़ा था? एटॉमिक मॉडल हमने स्टार्ट किया था। एटॉमिक मॉडल में हमने देखा क्या था, तो हम एक आपको हायरार्की बताते हैं जिसके थ्रू आपको पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम एटॉमिक मॉडल की बात करते हैं, ठीक है, तो एटॉमिक मॉडल इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो एटॉमिक मॉडल की अगर हम बात करते तो सबसे बेसिक मॉडल जो दिया था वो किसने दिया था? थॉमसन मॉडल था। जे थॉमसन का जो मॉडल था वो सबसे बेसिक मॉडल था, यानी थॉमसन एटॉमिक मॉडल। सबसे पहले आपने जो पढ़ना था और आपने डिस्कस किया था वो क्या था? थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बाद जो नेक्स्ट मॉडल आया, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट थी तो ऑब्वियसली बात है कोई नेक्स्ट मॉडल आएगा। तो नेक्स्ट मॉडल जो आपका आया था थॉमसन के बाद वो था आपका रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड का मॉडल हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो थोड़ा सा एडवांस था और एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि दुनिया, या फिर हम कहें कि दुनिया में क्या कर रही हूँ कि हम लोग जो चीज़ें हैं ना वो जो प्रैक्टिकल होता है, और साइंस के फील्ड में प्रैक्टिकल का अलग ही इंपॉर्टेंस होता है। तो कोई ऐसे ही कुछ कह देता है तो हम मानते ही नहीं हैं। तो यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इन्होंने सबके सामने रखा था रदरफोर्ड, तो उनका मॉडल क्या था? जे थॉमसन जो तरबूज को कंपेयर करके हमें बताए थे उस समय पे, तो उससे कुछ अलग था। ठीक है, इसके बाद जो इनका ड्रॉबैक था वो क्या था, उसको भी हमने प्रीवियस टर्न पे डिस्कस किया था कि यहाँ पे जो इंटरमीडिएटली एक साइंटिस्ट की थ्योरी जो थी वो क्या कर रही थी, इनको ब्रेक लगा दी इनकी थ्योरी पे। वो किसकी थी? वो थी मैक्सवेल। तो मैक्सवेल जो थे ये किस पे काम कर रहे थे? ये काम कर रहे थे ईएम प्रॉपर्टीज, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पे ये काम कर रहे थे। और इन्होंने उस पर थ्योरी दी थी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड में सर्कुलर ऑर्बिट पे घूमेगा तो उसकी वो क्या करेगा? एनर्जी लूज करता रहेगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड के मॉडल अगर ऐसा घूम रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते काटते उसकी एनर्जी लूज हो जाएगी, और अंत में लास्ट में वो क्या करेगा? वो न्यूक्लियस में आके क्या हो जाएगा? डंप हो जाएगा। ठीक है, तो रदरफोर्ड का मॉडल और बीच में मैक्सवेल की एंट्री किसके लिए? ईएम वेव्स के लिए। ठीक है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कॉन्सेप्ट था, उसकी वजह से आपको यहाँ पे बिफोर हम बात करें नील बोर के मॉडल पे, ठीक है, नील बोर का मॉडल समझने से पहले हमें क्या है यहाँ पे देखना और समझना होगा कि मैक्सवेल ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दी थी, बोला था, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। तो इसीलिए आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को समझने के लिए और उससे रिलेटेड टर्म्स को समझने के लिए यहाँ पे उस बात को डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो नील बोर के बाद जो आता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, या फिर मैं कहूँ कि क्वांटम, ठीक है, क्वांटम थ्योरी पे जो आपका मॉडल है, ठीक है, मैथमेटिकल प्रूफ जो है वो श्रोडिंगर वेव तक आके एंड होता है और आगे भी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो आज हम लोग यही हमारा ये क्या है? हायरार्की है। इसके थ्रू हमें मॉडल्स को समझना है जो आपके लिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो अभी आज हम डिस्कस करेंगे ये मैक्सवेल का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियोरी था उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। और बच्चों आप अपनी कॉपी पेन को लेके तैयार रहिएगा और इसको नोट डाउन कर दे। बस वीडियो देखना ही काफ़ी नहीं होता है, उसके साथ साथ प्रॉपर नोट्स बनाना उतना ही इम्पॉर्टेंस है जितना आपने जब एक बार बना लिया, समझ लिया, तो उसको एक बार ज़रूर आप क्या करें? रिवाइज करें। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं
और स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो इसका जो कहानी है जो लिखी गई थी वो किसने की थी? इसको किया था आपके सर मैक्सवेल ने। ठीक है, तो मैक्सवेल जी ने, ये आपके मैक्सवेल हैं, इन्होंने ही हमें क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी। और क्या कहा था वो हम समझते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था कि द एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो आपका जो एनर्जी है वो कंटिन्यूस फॉर्म में क्या होता है? रेडिएट होता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। और ये कहाँ पे करता है? ये आपका जो एमिट होता है, ये दोनों आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में आपका क्या होता है? ये रेडिएशन होता है। ठीक है, in the form of radiation and magnetic field. The all electromagnetic waves travels with the velocity of light. जितने भी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि जो स्पीड ऑफ लाइट है जो हम लेते हैं क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसके स्पीड से क्या करेगी? ट्रैवल करेगी। और आपको पता है कि लाइट आपको जब ट्रैवल करती है तो उसको प्रोपोगेट करने के लिए कोई भी मीडियम की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो कोई मीडियम नहीं चाहिए। तो इसी तरह से जो EM वेव्स हैं उनको भी कोई आपका मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। तो बेसिकली आप यहाँ से ये देख रहे हो क्योंकि लाइट वगैरह की बात हो रही थी, तो यहाँ पे डुअल नेचर जो है ना, यानी कि वेव नेचर की कॉन्सेप्ट आ रहा था और साथ ही साथ पार्टिकल नेचर भी क्या आ रहा था? डोमिनेंस, यानी डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया जाता है। तो मैक्सवेल जो थे ये क्या है? हमें वेव थ्योरी यानी वेव से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में यहाँ पे बता रहे थे, जो हमारे ये जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो EM वेव्स में थे क्या? EM वेव्स में आपका क्या है? विजिबल रीजन का लाइट हो गया, रेडिएंट हीट हो गया, रेडियो वेव्स हो गया, एक्सरे हो गया, गामा रेज हो गया, एक्सरेज हो गया, ये सारे रेज का क्या है? एक आपका कह सकते हो सिस्टम था। ठीक है, तो इसी को हमने क्या कहा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहा। और जहाँ पे जो लाइट है वो कैसे प्रोपोगेट करेगी, यानी वो वेव जो है वो कैसे प्रोपोगेट करेगी? वो प्रोपोगेट करेगी दोनों फील्ड में। यहाँ पे आपको ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है बच्चों, ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको आप फिजिक्स में भी पढ़ते हो, पर यहाँ पे हमें केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी इंपॉर्टेंट है उतना ही हम इसको ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो वेव है वो क्या है? आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो रेड वाली है इसको हमने क्या कहा है? इसको हमने कहा है मैग्नेटिक फील्ड, यानी B वेक्टर से इसको दिखाते हैं। तो इन्हीं के बीच में आपका क्या है? वेव क्या करेगा? प्रोपोगेट करेगा। और ये प्रोपोगेशन का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? इस तरफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 3 डायमेंशनल में थोड़ा सा इसको समझना है कि कैसे वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है उसके अलॉन्ग ये क्या करेगी? आपकी वेव प्रोपोगेट करेगी। और इसी को आपने क्या कहा है? EM वेव्स कहा। ठीक है, अब EM वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन से रिलेटेड कुछ कैरेक्टरिस्टिक और कुछ पॉइंट्स को आपको समझना है। पहला पॉइंट जो है वो क्या है? एम्पलीट्यूड। ठीक है, पहली चीज जो हमें डिस्कस करनी है वो क्या है? यहाँ पे एम्पलीट्यूड। तो बच्चे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? वेव्स। तो वेव्स का नेचर जो होता है, जो हम यूज़ करते हैं दिखाने के लिए, वो क्या है? साइन के फॉर्म में, साइन वेव्स या फिर कि कॉस के वेव्स को हम दिखाते हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है? ये आपकी वेव बनी हुई है। तो जो वेव होती है, या फिर अगर आप पत्थर अगर फेंकते हो, ठीक है, पत्थर फेंकते हो पानी में सबसे अच्छा, तो आपको क्या है? वेव्स दिखती है ना। तो उसी तरह का ये वेव्स है, आप उसको कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो वेव्स है आपकी ये बन रही है, या फिर स्ट्रिंग ले लो, एक कील पे वहाँ पे टांग दो और ऐसे करके आप करोगे तो तब भी आपको क्या है? वेव्स दिखेंगे। ठीक है, तो आपको समझना क्या है कि ये जो इसमें जो आपकी वेव ये बन रही है, ठीक है, अगर हम इसको Y एक्सिस ले रहे हैं और ये आपका यहाँ पे X एक्सिस है, तो यहाँ पे जो आपका सेंटर से ये लाइन गया हुआ है, ठीक है, ये आपको विजिबल होगा। तो ये जो इस लाइन के ऊपर वाला हिस्सा है इसको हम जानते हैं किस नाम से? इसको हम कहते हैं क्रेस्ट। क्या कहते हैं? क्रेस्ट। तो ये आप समझ सकते हो जो पॉजिटिव वाला यहाँ पे डोम शेप बन रहा है, हम्प बन रहा है, ऊँट का हम्प नहीं होता वैसा कुछ बन रहा है, तो इसको हमने क्या कहा? क्रेस्ट कहा। और जो नीचे की तरफ यानी नेगेटिव साइड पे जो आपका बन रहा है उसको हमने क्या बोला? उसको हमने बोला है ट्रफ। ठीक है, क्या समझना? वेव का जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला बम्प है, उसको हमने क्या कहा? क्रेस्ट, और नीचे को क्या कहा? ट्रफ कहा। तो अभी हमें जो समझना है वो समझना है एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? ठीक है, तो एम्पलीट्यूड जो होता है वो क्या होता है? इट इज़ द मैक्सिमम हाइट
वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम हाइट ऑफ द क्रस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रफ। कहने का मतलब क्या है, मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है कि जो आपका ये बम बन रहा है, यहाँ पे ये जो बन रहा है इसकी कोई एक मैक्सिमम हाइट होगी, फिर वो नीचे गिर रहा है, फिर यहाँ पे ऐसे बन रहा है, तो ये जो मैक्सिमम हाइट है इसी को हमने क्या कहा है, एम्पलीट्यूड। और मैक्सिमम हाइट कहाँ पे होगी, क्या वो यहाँ पे होगी ना, क्या ये वो यहाँ पे होगी, नहीं, वो तो एकदम क्या है सेंटर यानी बीचों बीच होगा। तो ये जो चीज़ है इसी को हमने क्या कहा, ये हमारा क्या कहला है, ये एम्पलीट्यूड का है। और ये और जो नीचे बन रहा है वो दोनों का जो साइज है वो क्या होगा, सेम होगा, यानी एम्पलीट्यूड क्या होगा, दोनों का सेम होगा। तो एम्पलीट्यूड का मतलब आपने जान लिया बच्चे कि मैक्सिमम जो लेंथ होती है आपके क्रस्ट की और डेप्थ की, उसी को हमने क्या कहा है, एम्पलीट्यूड क्या है। तो ईएम वेव्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज है ना, वो बताने के लिए ये टर्म्स आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि वेवलेंथ क्या है, ठीक है। तो वेवलेंथ को कैसे डिफाइन करते हो, तो वेवलेंथ जो होता है ये डिस्टेंस बिटवीन आपके टू कॉन्जिक्यूटिव कह सकते हो या फिर टू सक्सेसिव क्रस्ट या ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस है उसी को हमने वन वेवलेंथ कहा है, और जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। तो क्या समझा आपने, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रस्ट, दो सक्सेसिव क्रस्ट के बीच में या ट्रफ के बीच में जो होता है उसी को हमने क्या कहा है, वेवलेंथ कहा है। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, लैम्डा से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों, लैम्डा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और साथ ही साथ जो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि वो जो लैम्डा है यानी कि इसकी यूनिट जो होगी वो क्या होगा, आप इसको सेंटीमीटर मीटर में मेजर करते हो, पर जो खास बात है वो याद रखना है क्या है कि आप इसको एंगस्ट्रॉम में लोगे, और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो इतनी कहानी आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। तो इसका मतलब वेव का मतलब, वेवलेंथ का मतलब हमने समझा क्या, तो ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो ये हमारा पहला क्रस्ट है, तो इसको हमने क्रस्ट 1 कह दिया, और ये हमारा क्रस्ट 2 है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इस फिगर पे ही इसने वेवलेंथ लिखा है तो हम इसको लेके चल रहे हैं कि आपका ये पहला क्रस्ट है, ये है। तो अगर हम एम्पलीट्यूड के फॉर्म में देखें तो यहाँ से लेके इस एम्पलीट्यूड तक, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, 1 वेवलेंथ यानी कि लैम्डा आप इसको डिफाइन करोगे, ठीक है। तो क्या ये बात दूसरे के लिए भी प्रूव हो सकती है, तो यस, ये भी आप कह सकते हो कि अगर आप क्रस्ट को ले रहे हो तो आप 2 ट्रफ को भी ले सकते हो। तो 2 ट्रफ के बीच का भी जो डिस्टेंस होगा, यानी यहाँ से अगर हम मेजर करें तो इस पॉइंट से लेके आपका इस ट्रफ के यहाँ तक का जो पॉइंट है ये भी आपका क्या कहलाएगा, ये भी आपका लैम्डा कहलाएगा, यानी वेवलेंथ कहलाएगा, 1 वेवलेंथ आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, 2 कॉन्जिक्यूटिव जो आपके ट्रफ का एम्पलीट्यूड है उसके बीच का भी डिस्टेंस आप कंसिडर करोगे तो भी आपका वो क्या कहलाएगा, वेवलेंथ कहलाएगा। तो ये क्या है, जनरल डेफिनेशन है जो लैम्डा को डिफाइन करता है कि आप इसे कैसे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आप इसको ये भी देख सकते हो कि यहाँ से अगर क्रस्ट और एक आपके ट्रफ के बीच का भी दूरी है, ये भी आपका क्या है, 1 लैम्डा की तरह होता है, ठीक है। तो आपको जो मेन याद रखना है वो ये है कि 2 सक्सेसिव क्रस्ट के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, तो उसको आपने क्या कहा है, वही आपका लैम्डा यहाँ पे डिफाइन है, ठीक है। अब नेक्स्ट तीसरी प्रॉपर्टी जो ईएम वेव्स को डिफाइन करती है वो है आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ठीक है। तो ये देखो, ये आपका क्या है, वेव है, और ये भी आपका एक वेव है। अब देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब बच्चे आसान लैंग्वेज में आप समझ सकते हो। फ्रीक्वेंसी जैसे आपके कहीं जाने की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो इससे आप क्या समझ रहे हो कि आप उस पर्टिकुलर जगह पे कितने समय तक घूमने जाते हो, 4 बार जाते हो, 5 बार जाते हो या एक ही बार जाते हो, ठीक है। तो इससे हमने क्या समझा, इससे हमने ये समझा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफाइन करती है नंबर ऑफ वेव्स, कितनी वेव्स आपकी क्या करेंगी, पास करेंगी किसी भी पॉइंट को इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में वो उस जगह को कितनी बार पास कर रही है, उसी को हमने क्या कहा, फ्रीक्वेंसी। और इसको डिनोट करते हैं हम किससे, म्यू से। कैसे, किससे डिनोट करते हैं, म्यू इसका साइन है, ठीक है, म्यू इसका साइन है, तो उससे हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं। और इसकी यूनिट जो है वो क्या है, टाइम के रेस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि 1 सेकेंड में अगर हम मेजर कर रहे हैं तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड इनवर्स, या हम टाइम इनवर्स कहेंगे। और जो सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स होता है, टाइम इनवर्स यानी इसी को हमने क्या है, सेकेंड इनवर्स कहा है, क्योंकि टाइम की यूनिट क्या हो गई, सेकेंड हो गई। और इसी को हमने क्या कहा है, इसी को हर्ट्ज कहते हैं।
क्या कहते हैं, हर्ट्ज, और इसका सिंबल क्या है, Hz। तो फ्रीक्वेंसी की जो यूनिट है वो क्या होती है, हर्ट्ज होती है। तो यहाँ पे जो आपके पास वेव है, इस वेव में क्या खास है, इस वेव में खास बात ये है कि अगर आप देख रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर हमने ये पॉइंट यहाँ पे कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ से हमने बात की यहाँ तक, तो आप क्या देख रहे हो कि इस पर्टिकुलर समय में, इतने समय में आपके नंबर ऑफ वेव्स क्या हैं, यहाँ पे ज़्यादा हैं। यानी कि अगर हम टाइम से भी, अगर आप इसको देख रहे हो, टाइम से देख रहे हो यानी सेकंड में देखोगे, तो आप ये देख रहे हो कि ये वाली वेव्स क्या है, बहुत बार क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है यहाँ पे। इसका मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या हो जाएगी, हाई फ्रीक्वेंसी। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ नीचे वाले वेव को अगर आप देख रहे हो, तो ये देखो इसने क्या है, इतने ही डिस्टेंस को क्या किया है, यहाँ पे कवर किया है। यानी कि अगर आप देखोगे तो ये देखो ये वेव बस कितनी बनी, यानी यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, लो है। तो आपने क्या जाना कि पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम में कितनी बार आपकी वेव क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, वही आपको क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी बताता है। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से। ठीक है, अब मूव करते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे। जो हमें समझना है वो है एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो है आपका वेव नंबर। यस, वेव नंबर है, इसको आपको समझना है, जिसको हम न्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बात ये आपको जानना है कि न्यू बार से आप क्या रिप्रेजेंट करते हो, या न्यू बार कहीं पे लिखा मिल जाएगा तो इसका मतलब है कि ये वेव नंबर है। सिंपल सा अगर हम डेफिनेशन की अगर इसकी बात करें तो क्या है, ये किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपका वेव है उसके बारे में क्या बताता है, तो ये आपका सिमिलर है, आपका क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ जो होता है उसका क्या है, रेसिप्रोकल टर्मिनोलॉजी है। और यूनिट क्या हो जाएगी, वेवलेंथ की यूनिट अभी हमने देखा कि हम उसको सेंटीमीटर, मीटर और मैंने कहा एंगस्ट्रॉन्ग में उसको मेजर करते हैं। पर जो वेव नंबर होता है वो क्या होता है, उसकी यूनिट क्या है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि ये आपके MCQ या 1 मार्क्स के क्वेश्चन में रहता है, जहाँ पे आपको वेव नंबर की यूनिट क्या होती है ये पता होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगी, क्या आपको पता चला कि वेव नंबर जो न्यू बार है वो जो होता है रेसिप्रोकल होता है लैम्डा का। तो लैम्डा की यूनिट अभी आपने पढ़ी क्या, सेंटीमीटर या मीटर है, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें लग गया क्या, इनवर्स। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय न्यू बार, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ। यानी कि अगर हम पर यूनिट लेंथ की बात करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है, ये बात समझना। अगर टाइम के रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका नंबर ऑफ वेव्स पर यूनिट लेंथ जो होता है वो आपको क्या बताता है, वो आपका वेव नंबर बताता है कि पर यूनिट लेंथ में कितने आपके नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आपने देखा था कि अगर हम यहाँ पे बात करें, ये हमारे पास लेंथ है, तो अगर आपके पास ये वेव हैं तो इस पर्टिकुलर समय में, इस पर्टिकुलर यूनिट लेंथ में कितने वेव्स ट्रैवल कर रहे हैं। और ये अगर आपके पास एक और वेव है जो बहुत आराम से जा रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो इससे आप बता सकते हो कि कितने टोटल नंबर ऑफ वेव्स ट्रैवल कर रहे हैं आपके वेव लेंथ है। तो वो आप इससे क्या कर सकते हो, इस चीज़ से आप जस्टिफाई करते हो कि आपका वेव नंबर क्या है। और ध्यान देने वाली जो बात है वो क्या है कि न्यू बार जो होता है वो बराबर होता है 1/λ। ठीक है, और दूसरी बात, मेन प्रॉपर्टी जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं, जिनको हम शॉर्ट में EM वेव्स कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, EM वेव्स, ये जो होती है इनकी स्पीड जो होती है वो क्या होती है, लाइट के बराबर होती है। ये भी ध्यान देना है कि स्पीड क्या होती है आपकी, लाइट की बराबर होती है। ठीक है, क्योंकि ये उसी स्पीड से क्या करती है, ट्रैवल करती है। और प्रोपोगेशन यानी वो जो ट्रैवल करती है वो किसके अलोंग, वो ट्रैवल करती है मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। तो ये आपका था वेव नंबर, जिसको आपको यहाँ पे जानना था। नेक्स्ट चीज़ जो है वो है आपका वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होती है इसको समझना है। तो वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है, तो आपका सिंपल सा अगर इसकी डेफिनेशन बताएं तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड in 1 second by the wave is known as the velocity of the wave, and velocity of the light is इतना, that is 3 × 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और मीटर में क्या हो जाएगा, इसी को आप क्या लिखोगे, 3 × 10 की पावर 8 मीटर
और सेकेंड इनवर्स। तो ये आपका क्या हो गया, ये वेलोसिटी हो गई यानी स्पीड ऑफ लाइट हो गई। ठीक है, तो वेलोसिटी का मतलब क्या है, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है इन 1 सेकेंड। तो इसको कैसे रिलेट करते हो, तो इसे रिलेट करते हैं c इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा। ठीक है, तो c क्या है, c आपका है वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। दूसरा न्यू क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। तो यहाँ से आपको एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन मिल जाता है किसके बीच में, स्पीड ऑफ लाइट के बीच में, आपके फ्रीक्वेंसी के बीच में और लैम्डा। तो अगर कोई भी लाइट होगी या वेव्स होगा तो उसका क्या होगा, कुछ ना कुछ लैम्डा होगा, यानी कि उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी। तो इसके थ्रू आप क्या एक और बात कह सकते हो कि जो न्यू है, फ्रीक्वेंसी है, वो बराबर हो जाएगी c अपॉन लैम्डा। ये बात मैं कह सकती हूँ कि जो आपका न्यू यानी फ्रीक्वेंसी है वो c अपॉन लैम्डा है। तो इससे एक और बात आप समझ पा रहे हो, वो ये है कि जो आपका न्यू है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके लैम्डा यानी वेवलेंथ के। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल्स वगैरह आप करते हो तो उसमें आपको हेल्प करता है। वो क्या कि फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा की। तो इसका मतलब क्या जाना, अगर आपके पास ये जो वेव अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो यही आपकी वेव है। तो यहाँ पर ये वेव जो है ये कुछ ऐसी जा रही हैं। ठीक है, और ये वाली वेव क्या है, आराम से जा रही हैं। ठीक है, आराम से मतलब क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही कम है। तो इससे आपको क्या पता चला कि यहाँ पे जहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपकी हाई है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है, मैक्स है, या मैं कहूँ हाई है। तो फ्रीक्वेंसी हाई है तो इसका लैम्डा अगर देखोगे तो क्या है, वो कम है, लैम्डा आपका कम है। कैसे कम है, तो ये देखिए, अगर आप देखोगे यहाँ पे बच्चे, तो लैम्डा मतलब क्या हुआ, इसके दो आपके कॉन्सेक्यूटिव क्रस्ट के बीच की डिस्टेंस थी। ठीक है, तो ये जो है ये आपका क्या है, लैम्डा है। तो यहाँ पे ये लैम्डा कितना आ रहा है, थोड़ा सा ही आ रहा है, छोटा सा आ रहा है। पर अगर आप इधर इस केस में देख रहे हो तो यहाँ पे जहाँ पे फ्रीक्वेंसी बहुत ही क्या है, कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो लैम्डा है आपका वो क्या है, वो आप देख रहे हो कि यहाँ पे लैम्डा क्या है, बड़ा है। तो इससे आपको क्या पता चला कि जब आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ज़्यादा होगी, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, क्या जाना आपने, जब आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम है, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कम है तो लैम्डा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इससे आपने क्या जाना और क्या समझा कि आपको जो ईएम वेव्स हैं उनकी ये 5 प्रॉपर्टीज़ जो है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आपकी ईएम वेव देती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ईएम वेव्स हैं तो उनकी ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए जो आज हमने डिस्कस किया है वो हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में बात की है कि वहाँ पे हमें इसको क्यों डिस्कस करना पड़ा, ये भी मैंने आपको बताया। क्योंकि जो आपके रदरफोर्ड थे उनका मॉडल जो था वो क्यों फेल हुआ था, क्योंकि वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था आपके मैक्सवेल के लॉ को। ठीक है, तो इसी वजह से हमें क्या है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में समझना था और जानना था। वंस यू आर अंडरस्टूड दिस, आप इसके बाद क्या करेंगे, हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बोर एटॉमिक मॉडल से और उससे रिलेटेड कुछ पोस्टुलेट्स के। तो उसके लिए आपको इस चीज़ को जानना यहाँ पे ज़रूरी था, जहाँ पे हमें पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, तो अभी जो हमने डिस्कस किया था वो आपका है वेव नेचर। तो आप हमारे साथ जुड़िए और अच्छे से और बेहतर ढंग से यहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी क्वेरीज जो भी रिलेटेड है आपके एनओएस के लिए सब्जेक्ट से रिलेटेड वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए एनओएस से रिलेटेड आप इस वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं और अपने इन्फॉर्मेशन को यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना। आई होप आपने लेक्चर को अच्छे से समझा होगा। बाय बाय, टेक केयर।